हेलो स्टूडेंट्स, हम बीए फर्स्ट का समाजशास्त्र सिद्धांत का फर्स्ट पेपर का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत सामाजिक गतिशीलता का अध्ययन कर रहे थे, जिसका अर्थ, परिभाषा और प्रकारों का अध्ययन कर चुके हैं। इसके बाद हम सामाजिक गतिशीलता के जो स्रोत हैं उनका अध्ययन कर रहे थे कि उदग्र गतिशीलता के स्रोत क्या हैं। उसके बाद हम अध्ययन करेंगे उदग्र गतिशीलता जो है सामाजिक गतिशीलता, उसके सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो सोरोकिन जो समाजशास्त्री हैं, उन्होंने उदग्र सामाजिक गतिशीलता के निम्नलिखित सामान्य सिद्धांतों का उल्लेख किया है, जिनमें पहला है, शायद ही कोई ऐसा समाज है जहां पूरी तरह बंद हो या जिसमें आर्थिक, राजनीतिक और व्यावसायिक उदग्र गतिशीलता विद्यमान न हो। सामान्यतः जनजातीय समाजों और जाति पर आधारित समाजों को बंद समाजों की श्रेणी में रखा जाता है। इनमें व्यक्ति अपनी योग्यता और गुणों में वृद्धि करके सामाजिक स्थिति को ऊंचा नहीं उठा सकता, किंतु वास्तव में हम देखें तो जाति व्यवस्था इतनी कठोर नहीं रही है। वर्तमान में तो संस्कृतिकरण के द्वारा निम्न जातियों ने अपनी सामाजिक स्थिति को ऊंचा उठाया है, किंतु भूतकाल में ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं जब लोगों ने अपना वर्ण परिवर्तित कर लिया। जैसे विश्वामित्र क्षत्रिय से ब्राह्मण बने थे, और वेदों में रचयिता जैसे व्यास मुनि थे, उनका जन्म एक मछुआरे के घर में हुआ था। तो इस प्रकार जो है हम समझ सकते हैं कि वर्तमान में संस्कृतिकरण के माध्यम से निम्न जातियों ने अपना सामाजिक स्थिति को ऊपर उठा लिया है। दूसरा सिद्धांत है, ऐसा कोई भी समाज कभी नहीं रहा जिसमें उदग्र सामाजिक गतिशीलता बिल्कुल अबाध या बेरोक टोक रही हो। एक संस्करण से दूसरे संस्करण में जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं हो। लगभग सभी समाजों में उच्चता और निम्नता का एक क्रम देखने को मिलता है। साथ ही वहाँ कुछ ऐसे नियम भी पाए जाते हैं जो निम्न वर्ग के लोगों को ऊंचा उठाने पर प्रतिबंध लगाते हैं, क्योंकि इससे समाज में व्यवस्था और संतुलन बना रहता है। तीसरा जो है सिद्धांत है, उसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि उदग्र सामाजिक गतिशीलता की तीव्रता, मात्रा एवं व्यापकता प्रत्येक समाज में अलग अलग होती है। प्रत्येक समाज की अपनी आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक परिस्थितियाँ भिन्न भिन्न होती हैं। उनमें उदग्र गतिशीलता की दर भी भिन्न होती है। चौथा सिद्धांत है उदग्र सामाजिक गतिशीलता का, उसमें एक ही समाज की विभिन्न समयों में आर्थिक, राजनीतिक, व्यावसायिक उदग्र गतिशीलता की दर एवं व्यापकता में अंतर पाया जाता है। उदाहरण के लिए प्राचीन भारत में कठोर जाति व्यवस्था के उदाहरण, प्रत्येक जाति की आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति लगभग निश्चित थी, किंतु प्रजातंत्र की स्थापना के बाद औद्योगिकरण व नगरीकरण के कारण वर्तमान में भारत में आर्थिक और राजनीतिक गतिशीलता में वृद्धि हुई है। पांचवा सिद्धांत है, उपलब्ध ऐतिहासिक और अन्य प्रकार के तथ्य प्रकट करते हैं कि उदग्र गतिशीलता की तीव्रता तथा मात्रा में वृद्धि या कमी की कोई निश्चित और शाश्वत प्रवृत्ति नहीं देखी जा सकती। यही कारण है कि इसके संदर्भ में निश्चयपूर्वक भविष्यवाणी नहीं कर सकते। छठवां जो है सिद्धांत सामाजिक गतिशीलता का, वो है कि उदग्र सामाजिक गतिशीलता लगभग सभी समूह में धीरे धीरे आती है और इसमें एक निश्चित व्यवस्था पाई जाती है। इसको सामाजिक चुनावों तथा व्यक्तियों के वितरण द्वारा नियंत्रण में रखा जाता है। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे अंतः तथा अंतरपीढ़ी गतिशीलता का। तो पीढ़ी को आधार मानकर गतिशीलता के दो प्रकारों का उल्लेख कर सकते हैं, अंतःपीढ़ी गतिशीलता और अंतरपीढ़ी गतिशीलता। पीढ़ी शब्द की कई व्याख्याएं की गई हैं। कई बार हम एक व्यक्ति के संपूर्ण जीवन काल को एक पीढ़ी कहते हैं और उसकी संतति को विभिन्न पीढ़ियों द्वारा संबोधित करते हैं। उदाहरण के लिए हम कहते हैं कि मोतीलाल नेहरू की पीढ़ी, जवाहरलाल नेहरू की पीढ़ी आदि। ऐसे ही पीढ़ी शब्द का प्रयोग एक आयु समूह के लोगों के लिए भी किया जाता है। उदाहरण के लिए हम कहते हैं नई पीढ़ी, स्कूल जाने वाली पीढ़ी, कॉलेज जाने वाली पीढ़ी, वर्तमान पीढ़ी, हमारी पीढ़ी, युवा पीढ़ी, पुरानी पीढ़ी आदि। भारत की प्राचीन आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत एक पीढ़ी का कार्यकाल 25 वर्ष माना गया है। इस प्रकार पीढ़ी शब्द का कोई स्पष्ट यानी व्याख्या नहीं की गई है। इसके बाद आता है अंतरपीढ़ी गतिशीलता। इसका तात्पर्य है कि एक पीढ़ी में धारण किए गए पद को त्याग कर दूसरी पीढ़ी के पदों को ग्रहण करना। अंतरपीढ़ी गतिशीलता प्राकृतिक एवं स्वाभाविक है। आश्रम व्यवस्था अंतरपीढ़ी गतिशीलता का स्पष्ट उदाहरण है, जिसमें एक व्यक्ति ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यासाश्रम से गुजरता है। यह गतिशीलता व्यवस्थित, सरल और जटिलताओं से मुक्त है। एक व्यक्ति बाल्यावस्था में स्कूल में अध्ययन करता है, किशोर होने पर वह कॉलेज में पढ़ता है, युवा होने पर व्यवसाय और नौकरी करता है। उसकी गतिशीलता
अंतर पीढ़ी गतिशीलता कहलाएगी। विवाह करके व्यक्ति द्वारा पति व पिता का तथा स्त्री द्वारा पत्नी व माँ का पद ग्रहण करना भी अंतर पीढ़ी गतिशीलता कहलाता है। अंतः पीढ़ी गतिशीलता, इसका तात्पर्य है कि यदि एक व्यक्ति एक पीढ़ी में एक पद को त्याग कर दूसरा पद ग्रहण करता है तो उसे हम अंतः पीढ़ी गतिशीलता कहेंगे। उदाहरण के लिए 21 वर्ष की आयु का विद्यार्थी अपना अध्ययन समाप्त करके व्यवसायी बन जाता है और या कोई नौकरी कर लेता है तो यह उसकी अंतः पीढ़ी गतिशीलता कहलाएगी। इसी प्रकार से एक व्यक्ति द्वारा चुनाव जीतकर विधायक और उसके बाद मुख्यमंत्री बनना भी अंतः पीढ़ी गतिशीलता कहलाती है। प्रत्येक समाज में हमें अंतः पीढ़ी और अंतर पीढ़ी गतिशीलता को देखने को मिलती है। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे मुक्त या खुली एवं बंद गतिशीलता का। सामाजिक स्तरीकरण के आधार पर गतिशीलता को भी दो प्रमुख स्वरूप माने गए हैं, मुक्त एवं बंद गतिशीलता। मुक्त का तात्पर्य है खुली गतिशीलता। इस प्रकार की गतिशीलता वाले समाजों में विभिन्न स्तर समूह की सदस्यता का आधार जन्म या आनुवंशिकता न होकर व्यक्ति के गुण, योग्यता एवं उपलब्धियां होती हैं। परिणाम स्वरूप व्यक्ति की किसी भी स्तर समूह की सदस्यता का निर्धारण जीवन भर के लिए नहीं होता है, वह एक स्तर एवं पद से दूसरे स्तर एवं पद में जाता है। आज व्यक्ति एक स्थिति समूह का सदस्य है, आगे आने वाले समय में वह अपनी योग्यता, गुणों व परिश्रम के पर उपलब्धियों को बढ़ाकर किसी उच्च स्तर, पद या समूह की सदस्यता ग्रहण कर सकता है। मुक्त व्यवस्था वाले समाजों में गतिशीलता को स्वीकार किया जाता है, बढ़ावा दिया जाता है। एक व्यक्ति अपनी परिस्थिति और पद में वृद्धि और प्रगति के लिए स्वतंत्र होता है, इसलिए ही उसे खुली और मुक्त गतिशीलता के नाम से जाना जाता है। मुक्त गतिशीलता में हमें वर्ग व्यवस्था पर आधारित संस्करण की व्यवस्था वाले समाजों में देखने को मिलती है। वर्ग की सदस्यता का निर्धारण प्रमुखतः व्यक्ति की आर्थिक स्थिति के आधार पर होता है। राजनीतिक सत्ता या शक्ति तथा सांस्कृतिक क्षेत्र में प्राप्त विशिष्ट उपलब्धियां भी व्यक्ति में गतिशीलता उत्पन्न करने में योग देती हैं। इसके बाद आती है बंद गतिशीलता। इसका तात्पर्य है कि बंद स्तरीकरण वाली समाज व्यवस्था की ये विशेषता है। ऐसे समाजों में व्यक्ति के पद और स्तर समूह का निर्धारण जन्म या आनुवंशिकता के आधार पर होता है, जिसे वह अपने जीवन काल में नहीं बदल सकता। अतः एक समूह को त्याग कर दूसरे समूह की सदस्यता ग्रहण करने का प्रश्न नहीं होता। इसमें बंद स्तरीकरण वाली व्यवस्था को श्रेष्ठ उदाहरण जो है भारत की जाति व्यवस्था है। इसके अंतर्गत व्यक्ति की जाति का निर्धारण जन्म के समय से ही हो जाता है। व्यक्ति आजीवन उसी जाति का सदस्य बना रहता है जिसमें उसका जन्म हुआ है। जातियां बदलना संभव नहीं है। प्रत्येक जाति की समाज में स्थिति, अधिकार, दायित्व, कार्य निश्चित होते हैं। जाति प्रथा में व्यक्ति की गतिशीलता के अवसर बिल्कुल नहीं होते, किंतु वर्तमान में नगरीकरण, औद्योगिकरण, पाश्चात्य सभ्यता, शिक्षा, संस्कृति, नया संविधान, प्रजातंत्र, कानूनों के प्रभावों के कारण जातीय कठोरता कम हो गई है और एक ही जाति के व्यक्ति दूसरी जातियों के व्यवसाय, मूल्यों को जो है व्यवहारों, प्रथाओं को अपना रहे हैं। एम.एन. श्रीनिवास जो समाजशास्त्री थे, उनके मतानुसार भारत में निम्न जातियां जो हैं संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के द्वारा अपनी सामाजिक स्थिति ऊंची उठा रही हैं और अपने को उच्च जातियों में सम्मिलित करने का प्रयास कर रही हैं। इसके बाद आता है कि सामाजिक गतिशीलता के समाज में प्रभाव क्या क्या हैं। तो सामाजिक गतिशीलता के 3 प्रभाव जो है पितृम सौरुकिन ने बताए हैं, जिनको हम स्पष्टतः देख सकते हैं। पहला है कि इससे समाज की प्रजातीय संरचना परिवर्तित होती है। दूसरा है इससे मानव व्यवहार एवं मनोविज्ञान में परिवर्तन आता है। और तीसरा प्रभाव है कि इससे यानी सामाजिक गतिशीलता से सामाजिक प्रक्रियाएं जैसे सहयोग, सामंजस्य, प्रतिस्पर्धा, प्रतियोगिता एवं एकीकरण तथा सामाजिक संगठन प्रभावित होता है। इसके बाद सौरोकिन के बाद एक समाजशास्त्री हैं एमाइल दुर्कीम। उन्होंने आत्महत्या के अध्ययन के दौरान सामाजिक गतिशीलता का उल्लेख किया है। उन्होंने बताया है कि ऊर्ध्वगामी और अधोगामी सामाजिक गतिशीलता समाज में नियमहीनता को जन्म देती है, जिसके परिणाम स्वरूप आत्महत्या की दर बढ़ जाती है। एक समाजशास्त्री हैं होलिंग्स हेड, एलिस, दूसरे हैं एडवी आदि ने अपने अध्ययन में पाया कि सामाजिक गतिशीलता बीमारियों एवं नसों के टूटने के लिए उत्तरदायी हैं। सामाजिक गतिशीलता का प्रभाव सामाजिक संगठनों पर भी पड़ता है।
सामाजिक गतिशीलता व्यक्ति को उच्च परिस्थिति प्राप्त करने और प्रतिस्पर्धा के लिए प्रेरित करती है। जो स्थितियाँ व्यक्ति में तनाव और निराशा पैदा करती हैं। जब अयोग्य व्यक्ति उच्च पद पा जाते हैं तो योग्य व्यक्तियों में तनाव और निराशा पैदा हो जाती है। इस प्रकार से समाज व्यवस्था व्यक्ति से ऊंचा उठने की मांग करती है, किंतु उसमें योग्यता न होने पर वह ऐसा नहीं कर सकता, तब भी व्यक्ति में निराशा और तनाव उत्पन्न हो जाता है। इसी प्रकार से समाज में कुछ पद अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। इन्हें पाने के लिए व्यक्ति अन्य भूमिकाओं की अवहेलना करके कठोर प्रयत्न करता है। ऐसी दशा में व्यक्ति के व्यक्तित्व में असंतुलन पैदा हो जाता है। तो अधोगामी सामाजिक गतिशीलता भी व्यक्ति में निराशा, तनाव और उदासीनता पैदा करती है और वह समाज में सामंजस्य बनाए रखने में कठिनाई महसूस करता है।